हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे टॉपिक में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशन इक्वेशन लिखी जाती है। डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं। अब डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और उन एप्लीकेशंस को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डायमेंशन टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ये टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी और दूसरी क्वांटिटी से डिराइव ना किया जा सके, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें या फिर एम के सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इनको मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर मेजर किया जाता है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशनल सिंबल हैं, अब वो डायमेंशनल सिंबल हमें याद रखने पड़ेंगे कि मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के, करंट ए, कैंडेला इज़ सी एंड मोल इज़ मोल। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक फिज़िकल क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी। देखिए, तो वेलोसिटी जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम किस फंडामेंटल क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लेंथ है, तो हम इसको एक लेंथ से मेजर करते हैं। तो उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सिंबल दिया है, देखिए एल दिया है लेंथ के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अपॉन में। अब टाइम को हम किस चीज़ के अंदर मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर, और इसका सिंबल क्या है, टी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कंबाइन करके लिख देंगे कि एल यहाँ पे 1 है और टी देखिए नीचे है, तो जब ये ऊपर आएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये क्या है, आपका एक वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी को उसके एक बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उसके डायमेंशन सिंबल्स जो है वो डिनोट करके और इनकी जितनी भी पावर्स हैं हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब ये डायमेंशन क्या है, एक्चुअल में डायमेंशन है ये जो पावर है 1 एंड -1, यही डायमेंशन है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो है 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम इज़ माई डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। और अगर कोई पूछेगा कि डायमेंशन इक्वेशन क्या है, तो हम बोलेंगे LT-1। क्लास 11th के अंदर जनरली हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर ही डील करते हैं, या फिर कभी कभी आपके पास टेम्परेचर भी आएगा। तो उस केस में अगर हम इसको एक जनरल फार्मूले की तरह अगर हम लिखें या जनरल इक्वेशन की तरह हम लिखें, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर मास तो 0 है, लेंथ 1 है एंड टी -1 है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, m0 l1 एंड t-1। अब देखिए इस फार्मूले से हम एक और चीज़ भी डराइव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम इस वेलोसिटी के अगर हमें यूनिट लिखना हो तो हम इस डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से हम उस चीज़ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मास तो 0 है, तो हमें मास से तो कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं लेंथ की पावर 1 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर एक लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और लेंथ को हम किस चीज़ के अंदर मेजर करते हैं, एसआई के यूनिट के अंदर, मीटर में। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मीटर के लिए स्मॉल m।
अब टाइम जो है वो -1 है, तो दैट मीन्स अपॉन में आएगा ये, तो मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से हमने इसके यूनिट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब अभी अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है वो क्या हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन है L(t)-1 और टाइम के डायमेंशंस क्या हैं, टाइम इज़ t। अब इसके कंबाइन डायमेंशन इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बनेगी L(t)-2। तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि m0 L1 t-2। तो कोई अगर पूछे कि एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हैं, हम बोलेंगे कि 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब इसी की हेल्प से अगर मुझे इसके यूनिट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए L क्या है 1, तो हम लिख देंगे मीटर, अपॉन में क्योंकि माइनस है तो t² मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर यूज़ भी होता है, वो है फोर्स। अब देखिए, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = m(a). तो अब देखिए, अब मास के डायमेंशंस क्या हैं, m, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी अभी हमने निकाले हैं, वो है L(t)-2। तो इसके कंबाइन डायमेंशन इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 L1 t-2। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा कि फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं और ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके जो यूनिट्स देखते हैं, देखिए अब इसके अंदर मास भी आ रहा है, तो मास के लिए हम क्या लिख देंगे, kg, क्योंकि मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होता है। साथ में क्या है, मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको न्यूटन भी लिखते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशंस क्या हैं, हम किस तरीके से डायमेंशन इक्वेशन लिखते हैं और हम इस डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से यूनिट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशंस की जो एप्लीकेशंस हैं, या डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन टॉपिक की जो एप्लीकेशंस है वो 3 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर, मतलब कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट के से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हमें कन्वर्जन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो MKS सिस्टम के अंदर डिफाइंड है और मुझे उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरी एप्लीकेशन है वो है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हमें किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटीज़ के साथ अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो यूजिंग डायमेंशंस हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 इन एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल यूज़ होगा वो देखिए क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी है, लेट्स से देयर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी Q, लेट्स से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है A, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B, और मान लेते हैं कि ये कुछ 2 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो अब ये जो Q है, अब मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ N × U, वेयर N इज़ द मैग्नीट्यूड एंड U इज़ द यूनिट। अब मान लेते हैं हम इसको MK सिस्टम के अंदर अगर हम मेजर करेंगे तो मैं एक मीटर स्केल से इसकी लेंथ को मेजर करने जाऊंगा, तो उस केस में अब इस N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 मीटर की लेंथ है, और U क्या होगा मीटर, राइट। अब सेम फिज़िकल क्वांटिटी Q को अगर हम CGS सिस्टम के अंदर मेजर करने जाएंगे तो फिर मैं क्या लूँगा, मैं एक सेंटीमीटर स्केल लूँगा,
जिसके अंदर पूरा स्केल की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होगी। अब मैं अगर इस लेंथ को मेजर करने जाऊंगा तो CGS सिस्टम के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। अब मेरे को वो स्केल जो है वो 200 टाइम्स मैं इसको मेजर करके पूरी लेंथ को मेजर कर पाऊंगा, और u क्या होगा, सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करने जाऊं, जो कि कहता है कि q तो हमेशा सेम रहेगा। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मैग्नीट्यूड n1 है और यूनिट जो है वो u1 है, और दूसरे सिस्टम में n2 है और ये u2 है, तो ये एसेंशियली दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डायमेंशंस की हेल्प से इस यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स ओवरऑल हमें क्या निकालना है, हमें n2 की वैल्यू निकालनी है अगर हमें n1 u1 और u2 हमें पता हो, राइट। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए कि डायमेंशंस जो होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर होते हैं, ठीक है, और ये पावर कभी चेंज नहीं होती। इन द सेंस कि डायमेंशंस जो होते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के चेंज नहीं होते, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी थी Q, इसके जो डायमेंशंस थे वो थे M L T, और यहाँ पे इसकी जो पावर है हमें नहीं पता, लेट्स से इट इज़ A, दिस इज़ B और दिस इज़ C। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो दूसरे सिस्टम में भी सेम ही रहेंगे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये M L T ही होगा। अब वो मेजर किसके अंदर होता है वो एक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन M L T ही होगा, और उसकी पावर भी क्या होंगी, A B एंड C। अब अगर इसको जनरलाइज करना है तो हम फर्स्ट सिस्टम में बोल सकते हैं कि ये M1 L1 T1 होगा, और दूसरे सिस्टम में ये क्या हो सकता है, M2 L2 और T2। तो ये इक्वल हुए। इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दें और यहाँ पे लिखेंगे N2 और यहाँ पे लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर N1। अब यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होगा जो कहता है कि अगर हमें N2 निकालना है तो वो क्या होगा, N1 टाइम्स, अब इस M2 L2 और T2 को अगर हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं M1 अपॉन M2 की पावर A, साथ ही साथ L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। तो सबसे पहले देखिए कि हमें कन्वर्ट करना है जूल को अर्ग के अंदर, मतलब हमें MK सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो जूल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जूल है हमें पता है कि ये एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला है दैट इज़ M1 L2 T-2। ठीक है, तो अब हमें इनडायरेक्टली क्या मिल गया, हमें A, B और C की वैल्यू मिल चुकी है। A क्या है 1, B क्या है 2 और C क्या है -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन सिस्टम्स जो हैं, मतलब गिवन और जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उसमें हम इंडिविजुअल M1 M2 L1 L2 और T1 T2 की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे M1 जो है वो 1 kg होगा क्योंकि ये SI सिस्टम है, L1 जो है वो 1 मीटर होगा, एंड T1 जो है वो 1 सेकेंड होगा। साथ ही साथ अगर मैं M2 को लिखूं तो M2 क्या है, CGS सिस्टम का पार्ट है जिसमें मास को ग्राम्स के अंदर मेजर किया जाता है। L2 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, एंड T2 क्या होगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। अब N1 क्या है 1 जूल, तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए M1 क्या है 1 kg,
m2 क्या है 1 ग्राम, इसकी पावर 1। L1 क्या है 1 मीटर, और L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर हमने लिख दिया 2। T1 क्या है 1 सेकेंड, और T2 क्या है 1 सेकेंड, तो हमने इसकी पावर लिख दी -2। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप चाहे न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं या फिर आप डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो इक्वल टू 1 इंटू में, अब 1 kg हमें पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1 है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 हो जाएगी। और 1 सेकेंड, टाइम दोनों में सेम है, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। अब क्या होगा, देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकेंड से सेकेंड, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, 1000 की पावर 1 है, यहाँ पे 100 की पावर 2 है, और 1 की पावर -2, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, तो 100 की पावर 2 मतलब 10⁴ इंटू 10�3, दैट मीन्स it is equal to 10�7. So that means 1 joule is equal to 10�7 ergs. So this is how we solve these type of conversions. Hopefully आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखिए इस सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हेयर डाइन इज इन CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें MK सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किसको, यंग्स मॉडुलस को। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अब देखिए वो मैं डायरेक्टली इस यूनिट की हेल्प से ही आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन फोर्स का डायमेंशंस होते हैं, वो है mLT-2 अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स L स्क्वायर, राइट। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, mL-1 T-2, तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस। अब हमें क्या करना है, हमें m1 m2 और L1 L2 और T1 T2 आइडेंटिफाई करने हैं। तो m1 देखिए, m1 क्या होगा, m1 1 kg है क्योंकि ये SI सिस्टम है। L1 क्या होगा, 1 मीटर। T1 क्या होगा, 1 सेकेंड। सिमिलरली m2 क्या होगा, 1 ग्राम। L2 क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। T2 क्या होगा, 1 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या है, 19 × 10⁻10, तो 19 × 10⁻10। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1 विच इज़ 1 kg अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर क्या है 1। L1 इज़ 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या है -1। अगेन 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसकी पावर क्या है -2। अब देखिए इसका कन्वर्जन करते हैं साथ ही साथ, तो ये 19 × 10⁻10 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। हियर इट इज़ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर -1 एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम। तो ये ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा 19 × 10⁻10 इंटू 10⁻3 विच इज़ दिस 1000 एंड हियर इट इज़ -1, तो इंटू 10⁻2। तो ओवरऑल इट विल बिकम
19 इंटू 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर square. So this is how we converted Newton per meter square to dyne per centimeter square. तो होपफुली आपको ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन में हमें चेक करना होता है कि कोई गिवन रिलेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं डायमेंशनली, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिसमें हमें एक रिलेशन दिया होगा और उसके अंदर से हमें अननोन पैरामीटर्स के हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो मैं ये दोनों तरह के एग्जांपल आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है, ठीक है। देखिए, तो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ये बोलता है कि वन कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। कहने का मतलब एक फिज़िकल क्वांटिटी में से सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात बोल रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं बोल रहा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ये बताता है कि एक फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर से दूसरी सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे कि मास के अंदर मास ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेंथ के अंदर लेंथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती है, या फिर वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और फिर हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके किस तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए क्या बोल रहा है कि टेस्ट डायमेंशनली इफ़ इक्वेशन v² = u² + 2ax मे बी करेक्ट, ठीक है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो यूनिट्स होंगे वही राइट हैंड साइड में यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v² है, LHS = दैट मीन्स v²। अब देखिए इसके डायमेंशन क्या होते हैं, LT-1, तो LT-1 स्क्वायर, दैट मीन्स इसके जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, L2T-2। अब देखिए राइट हैंड साइड देखते हैं। अब देखिए RHS देखते हैं। तो RHS में u² + 2ax। अब u² जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स ये वेलोसिटी वाले ही डायमेंशन होंगे, और ये u² है तो इसके डायमेंशन जो है वो L2T-2 ही होंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि 2ax, जहाँ पे a क्या है एक्सेलरेशन और x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन देखिए, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं L-T-2 और x के डायमेंशन क्या होते हैं, l, मतलब विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते, तो इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये L2 होगा, L2T-2। तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों यूनिट सेम है, तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें अननोन पैरामीटर के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने होंगे। अब देखिए इस एग्जांपल में ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज़ गिवन बाय x = a + bt + ct² + dt³ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। तो देखिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर डिस्टेंस जो भी, तो यहाँ पे देखिए x क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, तो LHS देखते हैं सबसे पहले। इसके जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे L। अब देखिए यहाँ पे a + bt + ct² + dt³। अब एसेंशियली अगर ये यहाँ पे L है, मतलब इसके डायमेंशन जो L हैं, तो राइट हैंड साइड में भी ओवरऑल डायमेंशन जो वो L ही होने चाहिए। तो क्लियरली RHS में अगर हम देखते हैं तो जो A के जो डायमेंशन है वो L ही होंगे, क्योंकि डायमेंशन राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों जगह सेम होंगे। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड में L है तो राइट हैंड साइड में भी L ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे BT की, तो BT का ओवरऑल जो डायमेंशन है वो L ही होगा, लेकिन यहाँ पे T है तो T के डायमेंशन क्या है T, तो ये हो जाएगा L। तो ओवरऑल जो B के डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे
एल टी माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सी टी स्क्वायर, अब सी टी स्क्वायर के डायमेंशंस भी एल ही होने चाहिए ओवरऑल, लेकिन ये टी स्क्वायर है तो दैट मीन्स सी टाइम्स टी टू इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से सी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस 2। अब थर्ड जो है, अब डी के देखते हैं, ये है डी टी क्यूब, इसके डायमेंशन भी एल के बराबर ही होने चाहिए, तो ये डी इंटू में टी की पावर 3 इज इक्वल टू एल। तो डी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस 3। तो इस तरीके से हम डी के डायमेंशंस भी निकाल पाएंगे। तो देखिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने कितनी आसानी से अननोन पैरामीटर के डायमेंशंस भी आइडेंटिफाई कर लिए, और किसी भी गिवन इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन में हमें किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा, वो भी हम डायमेंशन की हेल्प से ईजिली कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल की हेल्प से ही हम इस थर्ड प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो देखिए थर्ड एप्लीकेशन को समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, length L of the string and the mass per unit length mu of the string. Derive the formula of this frequency. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F गिवन है प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ के, टेंशन F, लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू। मान लेते हैं इनके जो पावर्स हैं वो A, B एंड C है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो ये बनेगा F इज इक्वल के टाइम्स F पावर A, L पावर B एंड म्यू पावर C। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अभी हम लेफ़्ट साइड हैंड साइड में जो डायमेंशंस है वो लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हम इनके डायमेंशंस लिख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए F है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन में टाइम, 1 अपॉन में टाइम मतलब इसके जो डायमेंशन होंगे वो होंगे t माइनस 1 इक्वल टू, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते वो हम नहीं लिख रहे, लेकिन फोर्स के डायमेंशन हमें पता है। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m l t माइनस 2 इसकी होल पावर a, लेंथ की डायमेंशंस होते हैं l इसकी पावर b, और म्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स एम एल माइनस 1, मास पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी c। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एम एल और टी के जितने भी पावर्स हैं उनको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, m की पावर क्या हो जाएंगे, देखिए a तो यहाँ से आ रहा है a, उसके बाद प्लस c थर्ड से, साथ ही साथ l के पावर भी लिख लेते हैं, l की पावर a, यहाँ पे b है और यहाँ पे माइनस c है, और t की पावर लिख लेते हैं, t की पावर देखिए सिर्फ यहाँ पे दिया है -2a, राइट। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t माइनस 1। अब अगर मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करूं तो यहाँ से मुझे देखिए सर्टेन इक्वेशंस मिल जाएंगी, वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, a प्लस बी माइनस सी वो भी 0 के बराबर होना चाहिए, और -2a जो है वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। अगर मैं इस 1/2 को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। अगर इस c और a की वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया जाए तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। तो अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी f है इसका रिलेशन क्या होगा, k f की पावर व्हाट इज़ a 1/2, l की पावर व्हाट इज़ b -1, और म्यू की पावर c की वैल्यू है -1/2। और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं तो f इज इक्वल टू क्या होगा, k अपॉन l अंडर द रूट f अपॉन म्यू। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डेराइव द रिलेशन बिटवीन
वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि हमें टाइम पीरियड टी जो है वो प्रोपोर्शनल दिया है किस चीज़ के, कि इट इज़ मास एम ऑफ द बॉब, लेंथ एल एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक कोई कांस्टेंट लगा देते हैं के टाइम्स एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड के डायमेंशनल फार्मूला। तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा टी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, मास का होता है m की पावर a, लेंथ है l की पावर b और एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस 2 की पावर c। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख लूँ तो ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2c। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखें m0 l0 t1 और राइट हैंड साइड में है ma l पावर b प्लस c एंड t पावर माइनस 2c, तो अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो a क्या होगा 0, b प्लस c क्या होना चाहिए 0 एंड माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। c की वैल्यू अगर -1/2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। a की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से जो फार्मूला डराइव होगा वो होगा t इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर 0 दैट मीन्स 1, l की पावर b है तो 1/2 और g की पावर -1/2। तो कंबाइन जो फार्मूला बनेगा t इज इक्वल टू k अंडर द रूट l बाई जी। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। तो चलिए अब हम डायमेंशनल फार्मूले या डायमेंशनल इक्वेशन की लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि k की वैल्यू हमें नहीं पता वो 2 पाई है, 4 पाई है या वॉटएवर। ठीक है, तो हम कांस्टेंट के डायमेंशंस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, सेकंड जो है, जो लिमिटेशन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक के जो डायमेंशंस होते हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम उस केस में ऐसे फार्मूलेज जहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे हम डायमेंशंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो थर्ड लिमिटेशन है कि जहाँ पे हम फिज़िकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर्स के केस में, हम उन्हीं के अंदर डायमेंशनल फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है उन केसेस में हम डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। होपफुली आपको ये डायमेंशन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट जो है जो आप समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। थैंक यू।